जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी आदरणीय हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। उसके लिए आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। काफ़ी समय से आप यहाँ पर बैठे हैं, उसके लिए भी आपको साधुवाद। मैं सिर्फ माफ़ी भी सबसे पहले चाहूँगा कि लेट आया और जल्दी जाने की मैंने रिक्वेस्ट भी की। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की कमान होने के नाते कई बार मजबूरियां होती हैं कि हमें जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जैसे जो जननायक हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कई मजबूरियां और समय का थोड़ा सा पाबंद होना पड़ता है। उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज इस मौके पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक परंपरा आदरणीय अनिल जी, राजेंद्र जी जब से ओबीसी डिपार्टमेंट के, एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बने हैं, मैंने देखा है कि जो हमारे जननायक हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनको याद करने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। और उसी क्रम में कर्पूरी ठाकुर साहब का आज हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रण लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए जो प्रयास आज जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, निश्चित ही बहुत ही मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। और सबको, हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, उन सब के नेतृत्व को सलाम भी करना चाहता हूं कि जब से माननीय राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा, जिसमें कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े लगातार पिछड़ते जा रहे थे, उनको बराबरी के हक की लड़ाई लड़ने का जो नारा माननीय राहुल गांधी जी ने दिया, उस नारे को लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस मजबूती के साथ उसको चरितार्थ करने की कोशिश में लगी हुई है। उसी कोशिश का आज ये और प्रयास है, क्योंकि जब तक हम अपने हीरोज को नहीं समझेंगे, उनको जानेंगे नहीं, तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर बढ़ेंगे कैसे। एक ऐसे नेता जो बहुत एक, मैं कहूँ कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते थे, उनको मौका मिला, और जब मौका मिला तो उन्होंने वो कुछ करके दिखाया जिससे उनकी जो पहचान थी, वो चाहे मैं कहूं कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, वो मार्जिनाइज्ड लोगों के नेता रहे, वो आज भारत रत्न से सम्मानित एक ऐसे व्यक्ति भी हैं। लेकिन फिर भी अगर कर्पूरी ठाकुर जी को कोई सबसे ज्यादा जानता है तो जननायक के रूप में जानता है। और जन जन का जिसने विश्वास हासिल कर लिया हो, उससे बेहतर नेता कोई और हो नहीं सकता। आप ऐसे नेता थे जिन्होंने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से होते हुए एक ऐसा रास्ता तय किया जो बहुत कठिन था, विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य में जहां पर जातिवाद, धर्म का राजनीति बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत गहरे तक जिसकी जड़ें थी, उसको पार करते हुए माननीय कर्पूरी ठाकुर साहब ने 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, हालांकि 2 बार भले ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बहुत कम समय तक रहे। लगभग सारा जो कार्यकाल रहा वो 2.5 साल का रहा, क्योंकि 70 से 71 तक और 77 से 79 तक ये वो 2.5 साल थे कि जिस 2.5 साल में पूरे देश की राजनीति और पूरे देश का सामाजिक जो संतुलन है वो बनाने का काम माननीय कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया काम। और इससे एक बात और भी जो सामने आई कि व्यक्ति को अगर मौका भले ही कम मिले, क्योंकि 2.5 साल का समय मिला, लेकिन उन्होंने इतिहास में खास तौर पे
जो पिछड़े थे, दलित थे, उनका जो विश्वास और जो प्यार हासिल किया, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। काम करने के वाले के लिए बहाने नहीं होते, काम करने वाला काम करता है। बहुत सारे साथी हैं काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, और जब मौका मिलता है तो उस मौके को चूक जाते हैं, तब सोते रह जाते हैं। लेकिन माननीय कर्पूरी ठाकुर साहब ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जिसकी वजह से वो जननायक के रूप में जाने और पहचान उन्होंने बनाई। अगर मैं बात करूं कि 26% जो रिजर्वेशन, चाहे वो नौकरी में थी, चाहे वो पढ़ाई में थी, देने का सबसे पहले काम किया तो वो आप माननीय कर्पूरी ठाकुर साहब थे। और ये वही कर्पूरी ठाकुर साहब थे कि जिन्होंने शराबबंदी भी सबसे पहले बिहार में लागू करने का काम किया। इसके साथ साथ हम और आप आज एक ऐसे देश, ऐसे संस्कृति में जी रहे हैं जहां पर मल्टी लैंग्वेज जो है वो काम करती हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब ने जब ये दर्द समझा कि हमारे लोग पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं कर पाते, उनके ऊपर जरूरी इंग्लिश थोप दी जाती है, तो इंग्लिश को भी हटाने का काम, कि जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को इंग्लिश पढ़नी पड़े, उस इंग्लिश को खत्म करने का काम भी पहली बार में, कि बच्चों को मौका मिल सके, उनको रिजर्वेशन मिल सके, वो पढ़ सकें, वो आगे बढ़ सकें, वो अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम कर सकें, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्री शिक्षा 8वीं तक लागू करने का काम भी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया। ऐसे फैसले लेने बहुत मुश्किल होते हैं, और खास तौर पे जब आपके खिलाफ एक पूरी जो है एक बड़ी लोग इस तरीके से घेरने की कोशिश करते हैं। और उस समय में अभी आपने देखा कि किस तरीके से मनुवादी एक संस्कृति जिसका बहुत जोर था उस खास तौर पे उस स्टेट में, उनके विरोध के बावजूद इतने अच्छे, इतने सहनशीलता के साथ सबको साथ लेकर चलने की जो सोच माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की थी, उसको उन्होंने दृढ़ता के साथ लागू करने का काम किया। आज हम सबको उनके जीवन से कुछ ना कुछ हासिल करने की जरूरत है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तो बहुत ज्यादा शिक्षाविद नहीं, लेकिन हमारे बीच में प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं। भाई मनोज जी 15% कह रहे थे, मैं उनसे कंफर्म कर रहा था कि 26% ही है ना, 26%। मनोज भाई इसको आगे ठीक कर लेना। 26% रिजर्वेशन देने का काम कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया था। आज वही लड़ाई हमारे माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और उनके शेर बनकर उनके एक एक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करिए। अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखिए। जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक अनुशासित नहीं होंगे, ठीक कह रहे थे डॉक्टर साहब अनिल जी, कि जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे तो हम कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबको ना सिर्फ संगठित रहना है, बल्कि अनुशासित होना भी बहुत जरूरी एक पहलू है, जिसको हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। मैं ज्यादा नहीं बात करते हुए, क्योंकि मुझे आगे भी कुछ दिल्ली की बागडोर होने के नाते माफी भी चाहता हूं, बहुत समय बैठना भी चाहता था, खास तौर पे भाई लल्लू जी और प्रोफेसर साहब को सुनना चाहता था। बाकी साथियों को तो सुनते रहते हैं, लेकिन कभी फिर मौका मिलेगा साहब, फिर सुनाइएगा, फिर सुनना अच्छा लगेगा। अभी के लिए बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करिए दिल्ली में, जहां पर जरूरत हो। आपका ये भाई, आपका ये साथी हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़ा है। राजेंद्र भाई जी तो दिल्ली से ही हैं, अनिल भाई का भी पूरा जीवन जो है वो दिल्ली में ही बीता है। अरे भाई जी, जिसका जीवन यहाँ से बीत गया। लल्लू भाई एक नई चर्चा मत शुरू करवाइए, खींचतान हो गई है। एक नई चर्चा मत शुरू करवाइए। हम दिल्ली है, दिल्ली का दिल इतना बड़ा है, सबको समाहित कर लेते हैं भाई, सबको समाहित कर लेते हैं।
और हम सबके लिए जगह है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी उम्मीद के साथ दिल्ली में आता है। और हमने ये करके दिखाया। जब हमारी सरकार थी 15 साल, माननीय शीला दीक्षित जी के समय में जो विकास यहाँ पर हुआ, जो लोग यहाँ पर आए वो यहीं के होकर रह गए और उनको समाहित करने का काम दिल्ली ने किया है। तो हम तो दिल्ली वाले हैं और दिल भी बड़ा रखते हैं, सभी को अपने साथ जोड़कर चलना चाहते हैं, उनको साथ आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। कई बार दुख इस बात का होता है कि आज जिन लोगों के हाथ में बागडोर दे दी है ना, वो बहुत खतरनाक हो गया है। वो डिक्टेटर के रूप में काम कर रहे हैं। आज यहाँ आने से पहले मुझे 1 बजे पहुंचना था, 2-2:30 बजे तक रुकना मैं चाहता था, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम थे। लेकिन एक ऐसी जगह सुबह सुबह जाना पड़ा जहां पर वाकई में जो दलित हैं, पिछड़े लोग रहते हैं और पिछले 10 महीने से लगातार पानी में लगभग 150 गलियां हैं। किराड़ी विधानसभा में गया था अभी सुबह सुबह, वहीं पर, क्योंकि लोगों के दुख सुनना हमारा फर्ज है, उनकी आवाज उठाना हमारा फर्ज है। और यही हमें हमारे नेताओं ने सिखाया है, यही हमारे लीडर्स ने सिखाया है। तो हम उसको ज्यादा प्राथमिकता देते हुए मैं वहां पर था। वहां पर जो दुख और पीड़ा मैंने देखी है कि शर्म भी आती है कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जो दिल्ली कैपिटल है पूरे भारतवर्ष की, वहां पर आज भी लोग ऐसी स्थिति में नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो उनकी आवाज उठाना भी हम सबका फर्ज है। मैं आप सभी से ये कहूंगा कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें। माननीय राहुल गांधी जी जो एक लंबी लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसको साथ देने के लिए भाई अनिल जी, हमारे राजेंद्र जी, लल्लू जी विशेष रूप से पिछड़ों की और उनकी आवाज लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर, अनुशासित होकर काम करेंगे तो निश्चित ही आने वाला समय आपका है, हमारा है, कांग्रेस पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके प्रिय पिछड़ों की आवाज और निरंतर पूरे देश में पिछड़ों की आवाज उठाने वाले जनप्रिय लोकप्रिय नेता आदरणीय अनिल जैहिंद जी, प्रोफेसर रतनलाल साहब, मंच पर बैठे सभी आदरणीय नेतागण, इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित हमारे पिछड़ा परिवार के साथियों, मित्रों, पत्रकार बंधुओं, तमाम विचारकों ने, श्री देवेंद्र यादव जी ने, दिल्ली प्रदेश के एक आदरणीय, नाम मैं भूल रहा हूं, चंद्रपाल सिंह जी ने, हमारे स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी जो हमारे इस देश के राष्ट्रपति भी रहे, उनके परिवार के आदरणीय विश्वकर्मा जी ने, और बहुत सारे वक्ताओं ने विभिन्न विचारों को, महतो जी ने और सहित सभी लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। हम आज यहाँ एकत्रित हैं और कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को मनाने के साथ साथ अपने को मजबूत करने के क्रम में, पिछड़ों के अधिकार को दिलाने के क्रम में, पिछड़ों की आवाज को उठाने के क्रम में, और अपने नायक, अपने योद्धा, अपने आदर्श और जिनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेने के लिए हम आज यहां एकत्रित हैं। लेकिन मुझे दुख है इस बात का, बहुत सारे लोग यहां बैठे तो हैं लेकिन मन आत्मा यहां नहीं है।
और बहुत सारे लोग जो यहां आए हैं वह कैंटीन में खाना खा रहे हैं या बाहर टहल रहे हैं। कैसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, कैसे हमारे अंदर क्रांति आएगी, कैसे हम बदलाव लाएंगे। अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जिन सवालों को लेकर आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं वह लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। इस देश में अंग्रेज 190 साल शासन किए, मुगल 331 साल शासन किए। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर की आत्मा बहुत धीरे धीरे ज्वाला के रूप में परिवर्तित होती है। हमको अपने सोच को बढ़ाना है। अगर आज हम इस लड़ाई की शुरुआत युद्ध स्तर पर नहीं करेंगे तो जो एक विचारधारा तेजी के साथ हमारे तरफ डेवलप कर रही है, आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, जो गांव गांव में अपना पैर पसार चुकी है, घर घर में दस्तक दे चुकी है, वो हमारे और भी अधिकारों को छीनने का काम करेंगे। राहुल जी तो बोलते हैं, कैप्टन है, नेता है हमारे, वह बात लगातार सामाजिक न्याय की करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, सड़क पर, मंचों में, सदन में, हर जगह आपकी आवाज उठाते हैं। क्या आप इस आवाज को मजबूती से उठाने के क्रम में आगे बढ़ते हैं? ज्ञापन दे दिया, काम खत्म। एक बार इकट्ठा होके आप किसी कार्यक्रम का हिस्सा हो गए, काम खत्म। जब तक आपके मन में, दिल में आंदोलन जन्म नहीं लेगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस आंदोलन की लौ को जलाओ। आज आरक्षण की बात पर मुझे याद आया कि इस देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं है, जो संविधान में लिखित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आज भी नहीं है। हम विश्वास कैसे हासिल करें लोगों का? एक जमाना हुआ करता था, आदरणीय अनिल जैन जी, बिहार में हम नहीं जीते, उसके पीछे कारण कभी आप चिंतन किए? वोट चोरी तो बड़ा विषय है, लेकिन लड़ाई पिछड़े बनाम पिछड़े की थी। उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों को बार बार मौका मिला। 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी हुए, 4 बार मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हुई, 1 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुए। लेकिन जो पिछड़ों के प्रति आदर, सम्मान, भाव, उनकी उन्नति, विकास और उनके लिए काम करना चाहिए, शायद वो विश्वास वो लोग हासिल नहीं कर पाए। आज बीजेपी हमारे लोगों को तलवार बांट रही है, धर्म के रास्ते पर ले जा रही है। एक एक लोगों के गांवों में बड़े पैमाने पर यज्ञ का आयोजन, बड़े पैमाने पर भागवत का आयोजन, और धर्म की चाशनी में इस रूप में लगातार वह लोगों को परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। हमारे लिए आने वाले दिन में और भी चुनौतियां सामने खड़ी होने वाली हैं।
हमें अभियान की तरह निकलना पड़ेगा। सामाजिक रूप से जो लोग हैं, उन लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। हर वर्ग की हिस्सेदारी हमको अपने पास भी तय करनी पड़ेगी। उन लोगों के महातहत, उन लोगों के बीच में भेजकर उनको जन जागृति के माध्यम से उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इतिहास हमारा लड़ने का रहा है, प्रवृत्ति हमारी लड़ाई की रही है, योद्धा के रूप में जाने गए हैं, लेकिन आज धार कुंड है। कर्पूरी ठाकुर जी ने उस जमाने में, जब बिहार में सामंतवादी व्यवस्था बड़े पैमाने पर हावी थी, उस समय भी उन्होंने लोगों के अधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ी, लोगों के साथ जुड़े रहे। आप याद करिए, एक दौर था जब इसी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई चल रही थी। मंडल कमीशन लागू हुआ था इस देश में, और मंडल कमीशन के नाते लोगों में एक अलग सा माहौल था, उत्साह था, लोगों के अंदर जुनून था कि हमें आरक्षण मिलने जा रहा है लंबी लड़ाई के बाद। और उस जमाने में भी लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया था। हमें अगर आगे बढ़ना है तो तैयारी बड़े पैमाने पर करनी होगी, और खासकर गंभीर चिंता और विश्वास के साथ आगे के तरफ रास्ते को, मार्ग को प्रशस्त करना होगा। कर्पूरी ठाकुर जी पर केवल उनके इतिहास पर, उनके किए गए कार्यों पर चर्चा करने से नहीं, आज के दिन हमें संकल्प लेने के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे महान विभूति जिन्होंने अपने जीवन को एक साधारण जीवन के रूप में जीवंत प्रमाण के साथ काम करने का, दूरदर्शी सोच रखने का, पिछड़े अति पिछड़ों के बारे में चिंता करने का, उनके जीवन मुख्य धारा। और अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी में आए, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी तक के विषय को खत्म करके उनकी अनिवार्यता को महत्व दिया था। आज हम सब यहां एकत्रित हैं, बातें तो बहुत होंगी, उन विषयों और मुद्दों पर हमें जरूर चिंतन करना है। कर्पूरी ठाकुर आज भी जीवित है, हर उस ईमानदार नेता में जो सादगी से जीता है, हर उस संघर्ष में जो बराबरी के लिए लड़ा जाता है, हर उस सपने में जहां भारत सच में सबका हो, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। आप सब लोग यहाँ आए, इस जन्म जयंती पर आपने हमारी बातों को सुना। मैं पुनः अनिल जी से यह अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा कि जो लोग भी आपके स्टेट में प्रेसिडेंट हैं, उनसे जरूर कहिए कि जितने भी ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े, सभी वर्ग को बराबरी का दर्जा दें, हिस्सेदारी तय करें। अगर वो नहीं करेंगे तो शायद हमारा मिशन पूरा नहीं होगा।
अगर हमें अपना मिशन पूरा करना है तो निश्चित तौर से एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। बाकी हम सब लोग इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं और निरंतर इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पिछड़ा समाज जिंदाबाद। भाई अजय लल्लू जी, जो हम सबके साथ पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं और उड़ीसा के इस समय इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे भाई रतनलाल जी, जो आज आपके सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान देने वाले हैं, जिनको आप अंबेडकर नामा में सुनते रहते हैं और जिनके साथ में पिछले 20 सालों से शायद संविधान बचाओ संघर्ष समिति में हम लोग एक साथ काम करते रहे हैं। रतनलाल जी, हमारे गौतम जी, मेरे भाई इंद्रजीत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके दादा ज्ञानी जैल सिंह जी इस देश के राष्ट्रपति बने और हम सब पिछड़ों के लिए एक बहुत ही नाज का काम था ये कि इतने ऊंचे पद तक पहुँचे। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनोज जी, दिल्ली के अध्यक्ष राजीव वर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महतो जी और हमारे योगेंद्र योगी जी और हमारे सैन समाज के जो एक बहुत ही वरिष्ठ सेवाराम जी बैठे हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे भाई इंद्रजीत जी ने भी, इससे पहले देवेंद्र जी बोल के गए और अजय लल्लू जी ने भी जो एक मुख्य बात कही वो ये है, जो कर्पूरी जी पहले से कहते आ रहे हैं कि अगर आप हक चाहो, अधिकार चाहो तो अड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो। लेकिन हमें ईमानदारी से अपने आप से पूछना है कि क्या हम कर्पूरी जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या अब हम उनके रास्ते पे जो उन्होंने नारा दिया, क्या हम उस पे चल रहे हैं? ठीक किया भाई साहब ने कि इतने बड़े जननायक का आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये हॉल और ये बाहर तक जितनी संख्या में लोग होने चाहिए और जिस श्रद्धा के साथ होने चाहिए, उस श्रद्धा के साथ लोग नहीं पहुंचे। ये आत्मस्वीकृति हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चंद्रपाल जी थोड़े समय पहले बोल रहे थे कि टिकट नहीं मिलती, तो ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ऊपर के जो नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देना चाहते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पद देना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनके प्रयास से नहीं होगा। जब तक हम नहीं जागेंगे कुछ होने वाला नहीं है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं, कांग्रेस में तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे आए हुए। मुझे हैदराबाद में वहाँ के जो स्टूडेंट एसोसिएशन थी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक धरना रखा कि तेलंगाना में जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं रतनलाल जी हैदराबाद गया, जो हमारे किरण गौड़ा हैं, जो ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और फिर वहाँ पे कई ओबीसी संगठन के लोग आए और उस समय हम लोग संविधान सम्मेलन कराते थे राहुल जी का। तो और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, तेलंगाना में अब आपकी सरकार बन गई है और राहुल जी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि साथियों, अगर कुछ सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई होता है तो वो होती है माँ। बच्चे को माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करती है, कोई करता है तो बताओ? और माँ कब दूध पिलाती है बच्चे को? जब बच्चा थोड़ा रोता है, नहीं तो माँ को भी नहीं पता लग जाता कि बच्चे को दूध पिलाना है। तो कुछ करना होगा। उनसे मैंने कहा कि आप लोग इकट्ठे हों,
और कितने संगठन हैं जो जातीय जनगणना तेलंगाना में चाहते हैं? उन्होंने कहा जी सैकड़ों हैं। तो मैंने कहा सबको इकट्ठे करो। 10-15 दिन के बाद हैदराबाद में करीब 150 संगठन अपना लेटर हेड और अपने पदाधिकारियों के साथ एक ऐसे ही हॉल में इकट्ठे हुए और बड़ा लंबा कार्यक्रम शुरू चला, वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक का। और सबने लिखित रूप में लेटर हेड में लिख करके दिया और वो पूरी की पूरी फाइल हमने जब न्याय योद्धा राहुल जी के सामने रखी तो यकीन मानना 7 दिन के अंदर अंदर तेलंगाना में जातीय जनगणना की घोषणा हो गई। और वो घोषणा होने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज तक की जितनी जातीय जनगणना हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक तेलंगाना की जातीय जनगणना रही। 54 प्रश्न किए गए, सभी जातियों का सामाजिक आकलन करने के लिए, आर्थिक आकलन करने के लिए, शैक्षणिक आकलन करने के लिए, और उन प्रश्नों के उत्तर में उनकी क्या स्थिति है वो छिपी थी। आपको अगर 20,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो आप कहां से लेंगे? तो जो सक्षम व्यक्ति होगा वो कहेगा मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा, वो पेटीएम कर देगा। लेकिन अगर बहुत ही गरीब होगा तो वो कहेगा कि मैं साहूकार के पास जाऊंगा और 5 रुपए महीने के सैकड़े पे या 10 रुपए महीने के सैकड़े पे ब्याज लेके आऊंगा। तो इस तरह के 54 प्रश्न करके वो तेलंगाना की जातीय जनगणना हुई। उसके आंकड़े निकाले गए, हर जाति को नंबर दिए गए जैसे परीक्षा में स्टूडेंट को नंबर दिए जाते हैं, और 215 जातियों का एक कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स, एक मेरिट लिस्ट कह सकते हो आप जिस तरह से बनती है, वो बना। और राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस देश में एक क्रांतिकारी चीज लेके आना चाहते हैं, जिसका अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो कि जितना पिछड़ा उतनी मदद। क्योंकि ये एक मांग उठती है कि जो ज्यादा पिछड़े उन तक पूरी मदद नहीं पहुंचती। तो राहुल जी चाहते हैं कि जितना पिछड़ा उतनी मदद, और इस तरह का वहां पे एक फार्मूला वहां पे बन रहा है। 42% वहां का आरक्षण भी असेंबली ने पास कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि कोर्ट उसमें उसको फंसा करके, भारतीय जनता पार्टी के जो नामांकित जज रहते हैं उन्होंने उनको फंसा दिया है। जब तक वो 9th शेड्यूल में नहीं आएगा तब तक लागू नहीं हो पाएगा। ये चीज हमें समझनी होगी। बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, लेकिन वास्तविकता में क्या बाबा साहब का संविधान लागू है? नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। कानून में 2 शब्द होते हैं, एक कहते हैं डी फैक्टो और एक शब्द होता है डी ज्योर। डी ज्योर यानी कानूनी रूप से क्या है, और डी फैक्टो यानी वास्तविक स्थिति क्या है। डी ज्योर कानूनी रूप से हमारे देश में बाबा साहब का संविधान लागू है, लेकिन डी फैक्टो अगर हम देखेंगे स्थिति वही है लगभग जो मनुस्मृति जब लागू थी वो थी। आज भी धन दौलत संपत्ति कहां है? ज्यादा उन्हीं लोगों के पास है जो मनुस्मृति जिनके बारे में बात करती है। आज भी मान सम्मान किनका ज्यादा है? जन्म के आधार पर मान सम्मान दिया जाता है आज भी। और आज भी गरीब कौन है, शिक्षा में पिछड़ा कौन है, पदों में पिछड़ा कौन है? तो राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और पूरे देश में पैदल चले, गांव-गांव से गुजरे, आम आदमी से मिले, तो उन्होंने एक चीज शिद्दत से महसूस की कि इस देश का जो पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर में जो 90% दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो एब्सेंट है। अब पावर स्ट्रक्चर क्या होता है? हम क्या है कि हम रहते हैं कुओं में, रहते हैं अपने अपने कूप मंडूक है, और अपने कुएं में देखते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली मेंढक है, उससे बड़ी कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन कुएं से बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा शेर भी है, हाथी भी है। तो ऐसे ही हम अपने कस्बों में, गांव में, शहरों में जिनमें रहते हैं, हमें लगता है कि ये थानेदार बहुत मजबूत है, ये एमएलए बहुत मजबूत है। वास्तविकता ये नहीं है। जो असली पावर है, जो असली शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। यानी तेलंगाना की असेंबली ने पास कर दिया 42% आरक्षण दिया जाए पिछड़ों को वहां पे,
लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपके लोग नहीं बैठे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। आप देखते हैं व्यापार में, संविधान में आपको पूरी छूट है कि कोई भी व्यापार कर सकता है, और अब मैं आपसे पूछूं तो आधे से ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर देंगे हम व्यापार करते हैं। लेकिन आप किस तरह का व्यापार करते हैं? हाँ, लेकिन किस तरह का व्यापार करते हैं? मैं एक ऐसे ही एक जाति के उसमें गया, महासभा जो होती है अलग अलग जाति की, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने सुना है कि एक विजय माल्या नाम का आदमी 25,000 करोड़ रुपए बैंक का लेके भाग गया? बोले हाँ जी सुना है। 3-4 नाम लिए, बोले जी सुना है। मगर आपकी जाति का कोई लेके भागा? बोले सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारी जाति तो बहुत ईमानदार है, हम तो देशभक्त जाति से हैं। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, एक नाम बताइए, आपकी जाति के 15 करोड़ लोग इस देश में बसते हैं, एक नाम बताइए जिसको 25,000 करोड़ का लोन आज तक मिला हो। एक भी नहीं। तो व्यापार अगर आपने करना है, छोटी मोटी दुकानदारी आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको 10,000, 5,000, 20,000 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, आप बताइए आपके किसी रिश्तेदार को मिला हो 10,000 करोड़ का लोन? तो मिलता ही नहीं है। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी इस पावर स्ट्रक्चर में, सुप्रीम कोर्ट में आपकी जाति का आज तक कोई बना है? कम से कम मैं जिस समाज से आता हूं, जिस जाति में मैंने जन्म लिया, मेरी जाति का आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बना। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जी की जो सोच है वो ये है कि पावर स्ट्रक्चर में, शक्ति संरचना जो है इस देश की, उसमें आपको पूरी भागीदारी मिले, और ये बहुत बड़ी सोच है। और जब कोई टक्कर लेता है मनुवादियों से, तो आप यकीन मानना पूरे ब्रह्मांड के मनुवादी एक होकर के उससे टक्कर लेते हैं। अभी आपने देखा, और आप में से बहुत लोग जानते हैं, कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया बिहार में, तो कोई गलत काम किया था? जो संविधान में लिखा वही तो कहा था उन्होंने। लेकिन जाति सूचक गालियां दी गई उनको, उनकी माता को गाली दी गई, उनके जिस जाति से में उन्होंने जन्म लिया था उस जाति के आधार पे गालियां दी गई। तो राहुल गांधी जी के ऊपर आज 38 FIR है, और वो उनके निजी कारण से नहीं है। अभी दरभंगा में रतनलाल जी बिहार से आते हैं, अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों की क्या स्थिति है वो जानने के लिए गए राहुल जी पे FIR हो गई। राहुल जी आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए ये जितना भी मनुवादी मीडिया है, मीडिया किसका है? ये उन्हीं पूंजीपतियों का है। जो टॉप के 1000 पूंजीपति हैं उनमें आपका एक भी आदमी नहीं है, इस सच को स्वीकार कीजिएगा। उन्हीं के हाथ में मीडिया है। वो जब शाम को आप थक मान करके, थके हारे जब जाते हैं घर में, चाय का कप पीते हैं तो टेलीविजन पे चला देते हैं, और आप जो वो बोलते हैं उसको हम सच मान लेते हैं, उस जहर को हम पी लेते हैं। तो ये एक बहुत कठिन लड़ाई है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो मशाल कभी कर्पूरी ठाकुर जी ने जलाई थी, आज वो मशाल न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के हाथ में, वो इसको लेके चल रहे हैं। और बहुत जल्द हमें राहुल गांधी जी का साथ देना है। इस देश में न्याय का राज कायम होगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, धार्मिक न्याय, ये सबको मिलेगा। और पूरी ताकत से हम कांग्रेस के झंडे के तले, राहुल जी के बहादुर नेतृत्व में, खड़गे साहब जैसे हमारे जो एक बहुत ही तजुर्बेकार हमारे नेता हैं, हमारा सौभाग्य है, उनके नेतृत्व में चल करके हम इन कर्पूरी जी के अधूरे काम को हम पूरा करेंगे। और आखिर में मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूँगा कि इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, और एक किरण सच्चाई की, नूर की, जुल्मात पे भारी होगी। रात मनुवादियों की सही, सुबह हमारी होगी। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज,
संत गाडगे बाबा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ललई सिंह यादव जी, शांति स्वरूप वर्मा जी, कुशवाहा जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए सामाजिक न्याय के सभी योद्धाओं को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, सबसे पहले तो मैं कर्पूरी ठाकुर जी जो जननायक हैं, हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उनको उनकी जयंती पर शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट देता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज चूंकि उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या कार्य किए, उस पे तो हमारे कई वक्ताओं ने बोल लिया। मैं उससे थोड़ा हट के आपके सिर्फ 5 मिनट लूँगा, लंबा, चूंकि मैं लगातार बोलता रहता हूँ, आप सब लोग देखते ही होंगे, तो मैं बाकी टाइम आज रतनलाल जी को देना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई ज्योतिबा फूले जी ने शुरू की, साहू जी महाराज से होते हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से होते हुए, कर्पूरी ठाकुर जी से, रामस्वरूप वर्मा जी से, जगदेव बाबू कुशवाहा जी से होते हुए, मान्यवर कांसीराम साहब तक से होते हुए आज यहाँ तक पहुँची है कि हम और आप उस लड़ाई के एक मजबूत सशक्त सिपाही हैं। लेकिन इसमें बाधा क्या है? इतने सारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन दे दिया और हम सब जानते हैं कि ये लगभग 88% के आसपास की जनसंख्या है पिछड़े वर्गों की। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति भी आ जाता है, जनजाति भी आ जाता है और ओबीसी भी आ जाता है, ईबीसी भी आ जाता है। तो ये लगभग 88% जनसंख्या होने के बावजूद क्या कारण है कि आज भी सामाजिक न्याय के लिए हमें जूझना पड़ रहा है? लगातार हकमारी इस 88% समाज की हो रही है। जो रास्ते आगे बढ़ने के कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, क्योंकि चाहे एम्स बना हो, आईआईटी बनी हो, आईआईएम बने हो, सैकड़ों पीएसयूज बने हो, चाहे सूचना का अधिकार आया हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार आया हो, काम का अधिकार के तहत ग्रामीण मजदूरों के लिए जो काम का अधिकार मनरेगा आया हो, चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया हो, चाहे जल जंगल जमीन का अधिकार आया हो, इस सब के बावजूद क्या कारण है कि जो सामाजिक न्याय के लिए और अपने हक के लिए आज भी हमें भीख सी मांगनी पड़ती है? अगर इस बात को समझना है, क्योंकि देखिए, एक वो उस जितनी आज तक सत्ताएं रही हैं, जितनी पार्टी रही है, हमें उनके काम का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। काम का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कौन सी सरकार के टाइम पे हमें क्या क्या मिला और कौन सी सरकार के टाइम पे हमारा क्या क्या छिना। तो जो देने वाली सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वाजपेयी जी की सरकार में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारा जितना भी अति पिछड़ा और दलित आदिवासी है वो तो मेजोरिटी में 4th क्लास की नौकरी में आता था। माली बन गए, चौकीदार बन गए, चपड़ासी बन गए, सफाई कर्मचारी बन गए, राजमिस्त्री बन गए, खलासी बन गए, मेट बन गए। छोटी छोटी नौकरी में मेजोरिटी में हमारे SC ST OBC के लोग आते थे और वाजपेयी जी के टाइम पर वो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरे का पूरा आउटसोर्स करके ठेकेदारी को दे दिया, सरकारी नौकरी का अवसर ही खत्म कर दिया। कौन सी वो सरकार थी जिसमें पहली बार एक नया मंत्रालय बनाया जिसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, और जिसने मंत्री बनाया अरुण शौरी को कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम को बेचो, उसी काम के लिए एक मंत्री बना दिया और उसका मंत्रालय बना दिया। और जो जो विभाग, जो जो PSU
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिकती चली गई, वहीं से नौकरी के रास्ते खत्म होते चले गए। अब रिजर्वेशन मिल भी गया, उसका लेके करें क्या? जब नौकरी का अवसर ही खत्म कर दिए, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दिया, और सारे पीएसयूज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बाल को बेच दिया, नल को बेच दिया, आईटीडीसी के होटल्स बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया, पीएनटी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, वीएसएनएल, लगभग सब कुछ बेच खाया इन्होंने। फिर कौन से कारण है? बेचने वाले लोग सत्ता में हैं और बनाने वाले लोग सत्ता से बाहर हैं। अगर इस पे गहन चिंतन किया जाए तो मुझे एक बात समझ में आती है, और वो बात शायद आपको समझ आए, हो सकता है अभी कुछ लोग उसको माने ना। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि आप शूद्र हैं? पहले तो यही तय कर लो। ओबीसी लोग शूद्र हैं, ये कितना ओबीसी लोग मानते हैं? यहीं पे अगर मैं कहूं भाई हाथ उठा के बताओ तुम में से कौन कौन अपने आप को शूद्र मानता है? तो यहां पे भी 10% लोग भी ऐसे नहीं है जो ये कहें कि हाँ मैं शूद्र हूं, स्वीकारेंगे ही नहीं। सच से जितना दूर भागोगे, आपका अधिकार आपसे उतना ही दूर भागेगा। साहित्य तो आ रहा है, पर पढ़ने की इच्छा तो हो। अरे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अनिल जैन जी जैसे, रतन लाल जी जैसे, मेरे जैसे, बब्बू जी जैसे लोगों की फेसबुक पे वीडियो ही सुन लो। सारा इतिहास आपको हमारे सबके भाषण के माध्यम से मिल जाएगा, अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो। बच्चा नहीं रोता तो मां भी दूध नहीं पिलाती, पर बच्चा रोए कैसे? प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? नहीं, भूख तो लग रही है, पर उसको जो है ना, जैसे पहले हम देखते थे जब छोटे थे, तो जो उनको भैया बोलते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो मजदूरी करने दिल्ली आते थे, तो उस वक्त उनको भैया बोलते थे, बिहारियों को नहीं बोलते थे। बिहारी आते भी नहीं थे तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग काम के लिए दिल्ली में आते थे और उनको भैया बोलते थे, पूरे भैया बोलते थे। तो नहीं, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। और वो जिस साइड पे काम कर रहे हैं, बच्चा छोटा है तो बच्चा रोना ना लग जाए, काम डिस्टर्ब ना हो, काम छोड़ के फिर बच्चे को खिलाएं, खाना खिलाएं, या उसको रोने से शांत करवाएं या काम करें। इस वजह से वो महिलाएं क्या करती थी, उस बच्चे को अफीम चटा के और 2 बांस पे वो बांध के एक चद्दर उसमें लिटा देती थी। अब बच्चा सुबह से शाम तक नशे में सो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे को भूख नहीं लग रही, बच्चे को भूख तो है, लेकिन उसे नशे में सुला दिया, नशा दे के सुला दिया, तो उसको भूख का एहसास ही नहीं, चूंकि वो तो सोया हुआ है। तो मेरे इस बहुजन समाज की, विशेष रूप से पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने धर्म की अफीम चटा दी है। अब 2 में से एक चीज बचेगी, या तो धर्म बचा लो और या अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, अपने अधिकारों को बचा लो। अब ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने समाज को और उनके अधिकारों को बचाने की बजाय वो धर्म को बचाने में गौरव महसूस कर रहे हैं। अरे कोई बेवकूफों से ये तो पूछो, धर्म खतरे में है ही कब? राज तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट के में जज सारे उसी धर्म को मानने वाले, ज्यादातर सारे संवैधानिक संस्थाओं पे उसी धर्म को मानने वाले लोग, ब्यूरोक्रेसी में पूरा कब्जा उसी धर्म में मानने वाले लोगों का, और वो भी सारा का सारा स्वर्ण जातियों का। तो फिर खतरे में कहां है? धर्म खतरे में कह के धर्म को बचाने का ठेका आपको दे दिया और आपके समाज के अधिकार का छीनने का ठेका उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। वो छीन रहे, आपको पता इसलिए नहीं है, भूख तो लग रही है, लेकिन नशा चटा के सुला दिया है। तो आपको धर्म का नशा चटा के सुला रखा, आप सोए रहो, वो आपका सब कुछ छीन लेंगे, आपका कुछ बचेगा नहीं। आपकी सबसे बड़ी दर्द तो इस बात का कि आप चीखते भी नहीं है। दर्द हो तो चीख तो निकले, आदमी रोए तो सही, आप तो रोते भी नहीं हो। आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेज नहीं है। कितने, किसी को पता हो बता दो कितने हैं भाई? जब नहीं है तो आप कहां हो?
ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, राहुल जी कह कह के उनकी उम्र भी 55 पे पहुंच गई, समझाते समझाते हमें और आपको। वो भी समझा रहे हैं और अनिल जी और हम जैसे रतनलाल जी जैसे हम भी समझा रहे हैं। हाँ, एक फर्क है, हम थकने वाले लोग नहीं हैं। हम तब तक समझाते रहेंगे जब तक पूरे भारत के एक एक गांव के दलित पिछड़े आदिवासी को जगा के उसके अंदर जो इंजेक्ट किया ना अफीम, धर्म की अफीम, जब तक उस अफीम को बाहर ना निकाल दें और आप लोगों को आपके अधिकार के प्रति लड़ने के लिए तैयार ना कर दें, तब तक कम से कम मेरे जैसे, अनिल जी जैसे, डॉक्टर साहब जैसे हम जितने लोग हैं ना, हम रुकने वाले नहीं है। ना हम खुद रुके और ना राहुल जी को रुकने दें। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, और केवल न्याय की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की भी लड़ाई है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे एक स्वस्थ शरीर है लेकिन दुबला पतला है। शरीर स्वस्थ है लेकिन दुबला पतला है, भरपेट खाना भी नहीं मिलता। और एक ऐसा शरीर है जो आधा पैरालाइज्ड है लेकिन आधा इतना मजबूत है कि लोहे को भी तोड़ दे। अब जो दुबला पतला है उसकी अगर दौड़ इस आधे पैरालाइज्ड शरीर वाले लोहे के आधे शरीर से अगर दौड़ करवा दी जाए, कौन जीतेगा? पतले वाला जीतेगा ना। तो भारत कमजोर क्यों है? चूंकि भारत में 90% तो पैरालाइज्ड है और 10% लोहालाट होता जा रहा है। जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक सारे संसाधन, इंडस्ट्री, व्यापार, हर चीज पे कब्जा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे भी उन्हीं का कब्जा। लेकिन है 10% और 90% को पैरालाइज कर दिया। ना भरपेट खाना है, ना कोई रोजगार है। 5 किलो राशन दो, खाओ और धर्म की रक्षा करो, चलो। तो भाई भारत पीछे क्यों है? जो सम्राट अशोक के टाइम पर, बुद्ध के समय पर जो विश्व गुरु था, जहां नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज में विदेश से लोग पढ़ने आते थे, आज उस भारत की दुर्दशा इन लोगों ने ऐसी कर दी कि 90% को पैरालाइज करके 10% लोहालाट ताकतवर हो गया है। पर 10% से देश तरक्की नहीं कर सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश तब बढ़ेगा जब देश के सभी जाति धर्म के लोग बराबर से आगे बढ़ेंगे। और वो चाहते नहीं आप बढ़ें। बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे 100 लोग हैं और 100 ही रोटी हैं, लेकिन 100 रोटी में से 90 रोटी तो 10 को दे दी। वो जो 10 लोग हैं वो 9 रोटी खा रहे हैं और फूल क्या मोटे हुए जा रहे हैं। जैसा जहां जहां धार्मिक स्थल पर चढ़ावा चढ़ता हो, देखोगे मोटे पेट वाले बैठे रहते हैं ना। तो 10% लोगों को 90 रोटी दे दी और 90 लोगों को 10 रोटी दे दी और कह दी 10 में ही बांट के खा लो। तो भाई लड़ाई में, युद्ध के मैदान में, मुकाबले में, और फिर ये भी कह दिया तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। ये केवल 10% लोग ही शस्त्र उठाएंगे, ये किताब पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, यही व्यापार करेंगे। ना तुम व्यापार करोगे और ना ही तुम पढ़ोगे लिखोगे। तुम्हारा काम इनकी सेवा करना है और तुमने भी ये स्वीकार कर लिया, हाँ हमारा काम सेवा करना है। हजारों साल से सेवा ही करे जा रहे हो। अरे अपना हक कब मांगोगे मेरे भाई? कब इस धर्म के अफीम को त्याग कर अपने सामाजिक न्याय के अधिकार की लड़ाई को लड़ोगे? सब कुछ आपका, हमारा सबका छिन रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो ज्यादा टाइम आज रतनलाल जी को दूंगा। मेरे मित्र, हम लोग बैठते रहते हैं, अनिल जी, हम लोग सब चर्चा कर रहते हैं, बब्बू जी, हम सब तो करते ही रहते हैं। तो हम उनको सुनते हैं क्योंकि आप उनको सुनना चाहते हैं। तो मैं तो अपनी बात को बस ये कह के और इस निवेदन के साथ स्वीकार करूंगा कि इस धर्म को बचाने की, जो धर्म की अफीम आपको चटाई है, इसको उल्टी करने में कितना टाइम और लोगे आप ये बता दो, फिर मैं चला जाऊंगा वहां। तैयार हो या नहीं हो? तुम शूद्र हो ये सारे मानते हो नहीं मानते? नहीं, अभी बहुतों की आवाज नहीं निकल रही। फिर तुम हार रहे हो, नहीं जीत सकते। लिखवा लो मेरे से, तुम लड़ाई जीत ही नहीं सकते जब तक तुम इस सच को नहीं स्वीकारोगे कि सारा ओबीसी शूद्र है। क्योंकि तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता। तुम सोचो जी मैं शूद्र में नहीं आता, तो भाई मत मानो, तुम मानो या मत मानो। कौआ अगर मतलब मोर का पंख लगा दे तो मोर तो बन नहीं जाएगा।
तो ये सच पहले स्वीकार लो कि आप शूद्र हो और हम अछूत हैं। हम तो पहले ही माने पड़े हम अछूत हैं, हम शूद्र भी नहीं है। हम तो 4 मंजिल की जो इमारत है ना धर्म की, जो जिसमें ऊपर वाले माले पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य, चौथे पे शूद्र, हम तो 4 से भी बाहर हैं। हम तो उसका हिस्सा ही नहीं है। हमें तो अछूत बना के हर चीज से वंचित रखा, पर केवल हमें रखा होता तो हमें दर्द ज्यादा होता। थोड़ा सा दर्द इसलिए कम है, शूद्र में भी 90 इस देश का जो बाकी 80% के करीब आ रखा है, 75 तो है ही। चलो साला हम अकेले नहीं मर रहे, तुम भी मर रहे हो साथ में। तो अब हम थोड़े जाग रहे हैं कि ऐसा करें, मर तो रहे हैं साला, ऐसा करो अपने अधिकार के लिए एकजुट हो जाते हैं, सारे मिलके लड़ते हैं। तो क्या मिलके लड़ने को तैयार हो? तो दलित, पिछड़ा, वंचित, माइनॉरिटी सब लोग मिलके जो 88% है, संकल्प करिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है, सत्ता में है, तो ये हमारी बेवकूफी है, हमारे समाज के लोग उनको जिता रहे हैं। और धार्मिक जुलूसों में तलवार भी हमारे समाज के लोग लहरा रहे हैं, धार्मिक दंगों में हमारे लोग या तो मर रहे हैं या मार रहे हैं या जेल जा रहे हैं। लेकिन दंगे करवाने वाले मंत्री बन रहे, जैसे कपिल मिश्रा बन के बैठ गए। दंगा 2020 में जो हुआ, उसको भड़काने का काम डीसीपी के सामने किसने किया? क्या उस पर कोई मुकदमा बना? उसको तो रिवार्ड मिल गया, मंत्री बन गए। तो जो लोग बेकसूर में जेल में हैं, और जेल में जितने लोग हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग हैं, ये ध्यान रखना। और जब तक आप एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे, तब तक जीत सपना रहेगी। लेकिन जिस दिन एक हो गए, उस दिन आपको किसी से तलवार उठाने की जरूरत नहीं, डंडा उठाने की। ये संख्या बल एकजुट होके अपने आप ही सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। वो 10% हाथ जोड़ के कहेगा जी हमें भी आप अपने साथ रखो जीवित, हमें हमारा हक दे दो और तुम अपना ले लो, लड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कह देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनके चरणों में अपने पुष्प अर्पित करता हूं। अनिल जैन साहब, राजेंद्र पाल गौतम साहब, मनोज, राजीव वर्मा जी, मंचासीन सभी साथी और इस सभा में जितने उपस्थित हमारे दोस्त हैं, आप सबको कर्पूरी जी की 103वीं जयंती की बधाई। और मैं समझता हूं कि आप अब थक गए होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। साथियों, प्रोफेसर रतनलाल वो शख्सियत है जिनको मैं और गौतम जी बड़े ध्यान से सुनते हैं और इनसे बहुत कुछ लेते हैं। तो आप में से जो गंभीर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि बड़े ध्यान से इनकी बात सुनिएगा। मैं जब आया यहाँ पे, मैं तो नहीं, जिनको जाना है जाने दीजिए, 10 आदमी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता जरूर हूँ, लेकिन पेशे से शिक्षक भी हूँ और प्रवक्ता होने के साथ साथ इतिहास का शिक्षक हूँ। तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल लीडर की तरह भाषण नहीं करता, मैं समीक्षा भी करता हूँ। और ये मेरा काम है, ये समीक्षा करना एक इतिहास के छात्र का धर्म है कि वो भक्ति में नहीं जाए, अपनी बात रखे। बाबा साहब पे मैं लिखता हूँ तो समीक्षा करता हूँ कि बाबा साहब से, महान लोगों से महान काम होते हैं और महान गलतियां भी होती हैं। तो जब मैं आया, मैं तो मास्टर टाइम पे आ गया, 12:30 में आ गया था मैं। अनिल जी ने कहा कि 1 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, तो मैं हर समय पहले क्लास में भी पहले ही जाता हूँ। लेकिन आज मैंने एक शिकायत की है गौतम साहब से भी, अनिल जैन साहब से भी, कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी पहली बार कर्पूरी जी की इतने भव्य शानदार तरीके से जयंती मना रही है, तो ये मैसेज तो दूर दूर तक देश में जाना चाहिए था, दुनिया में जाना चाहिए था। लेकिन अगली बार से इस तरह का कार्यक्रम इस हॉल में ना करें। हमारे देसी लोग हैं सब, अभी हिंदी में पढ़े वाले लोग हैं, अंग्रेजी टाइप से लगता है, ड्रेस सूट पहने हुए, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहता है, लोग दाएं बाएं भूल जाते हैं। यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाएगा नहीं, हमारा मीडिया तो यही सब है, यही है ना। ये अलाउड नहीं यहाँ पे, यहाँ कारपेट यहाँ गंदा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि 24 अकबर रोड में ही करें, और नहीं तो जवाहर भवन में करें, ज़्यादा बेहतर होगा कि ज़्यादा लोग आ सकें, है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस को पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस की तरह ही रहना चाहिए, जहाँ पे आम जनता भी खुलेआम
बेहिचक बेधड़क जा सके और लोगों से मिल सके। और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये बात कह रहा हूं, और ये बात जितने हमारे बड़े लीडर्स हैं उनको पहुंचना चाहिए कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, तो ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं, सब लोग इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें मैक्सिमम रीच आउट करना है, मैक्सिमम पीपल। इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमने 2 बार भारत बंद करके भारत सरकार को हराया, आप जानते होंगे। चाहे 2 अप्रैल का जो है SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, और चाहे किसान आंदोलन हो। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं था, लेकिन तब भी सरकार को हमने चूल्हे हिलाई हैं। और वही मीडिया अगर हमारे बात को नहीं पहुंचाएगा, वही अलाउड नहीं है, तो उससे बढ़िया हम फील्ड में प्रोग्राम करेंगे, एयर कंडीशन हॉल में नहीं चाहिए। चलिए, तो खैर जो मैं तो खुल के बोलता हूं, मुझे जो शिकायत है, और मुझे लगता है मैं जो बात कह रहा हूं आप सबको ठीक ही लग रहा होगा, है ना। हम लोग 10 रुपया में खाना खाने वाले लोग हैं। पुराने वाले में 10-20 रुपया में खा लेते थे, अभी भी है। यहाँ 200 में मिलता है तो 250 है। अच्छा, ठीक है। बहरहाल काफी वक्त हो चुका है, लेकिन 1-2 बातें मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। आखिर हम जयंती क्यों मनाते हैं? सोचने समझने विचार प्रवाह के लिए, भक्ति करने के लिए नहीं मनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई जगह भाषणों में मैंने कहा कि बड़े लोगों से बड़ी गलतियां होती हैं। अगर बाबा साहब कांग्रेस नहीं रिजाइन करते तो और ज्यादा SC/ST OBC के लिए काम कर पाते। एक मिस्टेक हो गया। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में बने रहते तो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बनते, उनसे भी मिस्टेक हो गया। तो मैं पढ़ रहा था कि उनका कंट्रीब्यूशन, और मैं बगैर पढ़े हुए बोलता नहीं, सब काम उन्होंने बढ़िया किया। एक काम पे मुझे आपत्ति है, वो है उनको जहां पे बाबा साहब और इनमें कंटिन्यूटी है विचारों में, सोशल जस्टिस को लेकर, OBC को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, एक चीज में बाबा साहब और कर्पूरी जी उलट हैं। और जानते हैं क्या है वो? शिक्षा का माध्यम। हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है हमने अंग्रेजी नहीं सीखा। बाबा साहब ने जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था या बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा से शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। हम लोग दिल्ली से यहाँ आए, दिक्कत हुई सीखने में, काफी समय लग गया, जो थोड़ा बहुत सीखा। तो अंग्रेजी शिक्षा सीखना बहुत जरूरी था। अगर शायद कर्पूरी जी कंपलसरी कर देते कि भले तुम फेल करो लेकिन अंग्रेजी पढ़ो, तो हमारी हालत और बेहतर होती। ये बात मानिए आप। खैर, हम लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम कर्पूरी जी के विचारों के उलट काम कर रहे हैं। उलट नाम तो ले रहे हैं कर्पूरी जी का, काम कर रहे हैं उनके उलट। अमूमन जनरली मैं अमूमन जाता हूं दलित, कई जातियां उपजातियों के सभा में भी जाता हूं बोलने, और एक चीज मैंने कॉमन देखी है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, उस सभा में महिलाएं नदारत रहती हैं और नौजवान नदारत रहते हैं। ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? आप यहां बैठे होंगे या मैडम वहां कथा सुन रही होंगी, नहीं तो मनुवाद भगाओगे कैसे? आप यहां भाषण सुन रहे हैं, अब मैडम वहां कथा सुन रही। मैडम सबको भी लेके आते तो हॉल में चप्पे चप्पे भर जाते, डबल हो जाता सीधे। अब बच्चा भी लेके आते, नौजवान क्रांति करेगा ना, सड़क पे दौड़ेगा कौन? नौजवान। तो सब जगह मैं देखता हूं अमूमन 55 के ऊपर और रिटायर्ड लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छी बात है, आप रहते हैं, लेकिन महिलाएं नौजवान रहे तो वो वाहक, एक महिला अगर शिक्षित हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ठीक है साहब? तो ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, और झूठ मूठ हल्ला किए जा रहे हैं कि 90% में आधा तो 75% आप ही में से गायब है। नहीं गायब है, आप ही में से 90% से 75% गायब है। कह रहे हैं कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करेंगे। अब एक घर में बेटा भी नाम जानता है कि नहीं जानता, मुझे डाउट ही है।
मैडम बिना नाम जानती हो कि नहीं जानती हो, मुझे डाउट ही है, हैं? आप कर्पूरी के विचारों को आप पूरा करेंगे। कर्पूरी जी के संसदीय जीवन पे 2 खंड किताब है, कितने लोग जानते हैं? घर में किताब है? इतने मोटे मोटे 2 खंड है। धुरंधर फिल्म के लिए 700 का टिकट कटाइएगा, किताब नहीं खरीदिएगा, हैं? क्रांति तो किताबों और विचारों से होती है। हमको आप अपना नेता मानिएगा थोड़े, आप अति पिछड़ा है, मैं दलित हूं, है ना? हमको थोड़ी आप नेता मानिएगा। आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी मुक्ति अपने जात के नेता में ढूंढते हैं, जमात के नेता में नहीं ढूंढते हैं। कर्पूरी जी की जाति की संख्या कितनी थी बिहार में? कितनी है? 1% मान लीजिए। और कर्पूरी जी को पूरे बिहार ने नेता माना, बड़े नेता बने। हजारों पेज के संसदीय भाषण बिहार विधानसभा तमाम उनके संकलित हैं, बिहार सरकार ने छापा है, लेकिन हमारे लोगों को पता भी नहीं। तो कर्पूरी जी की पॉपुलेशन 1%, 52 से संसदीय जीवन में सोच लीजिए, 52 से लेकर 88 तक 2 बार सीएम रहे, सब बोल दिए, लीडर ऑपोजिशन रहे। 1% जाति। और आप लोग क्या कर रहे हैं? 100 जाति है दलित पिछड़ों की, खाली पिछड़े का मान लीजिए, सब जातीय सभा बनी हुई है, सब जातीय सभा बनी हुई, और सबका एक चौधरी प्रधान है। और यहां जब 3 घंटे का प्रोग्राम है तो 100 जाति का 100 प्रधान है, तो 100 आदमी को बुलवाओ पहले, नहीं हो गया क्रांति? अरे जो एक्शन वो लेना कि जिसमें कुछ वैचारिकी है, पढ़ के तैयारी करके शत्रु को समझ रहा है, सब लोगों को बोलना है। क्यों बोलना है? सुनना भी तो है। 100 जाति है, अगर 100 प्रधान है, 100 प्रधान को खाली 5-5 मिनट बुलवा लो तो 500 मिनट हुए, कितने घंटे हुए? कोई विमर्श, कोई वैचारिकी, कोई एजेंडा नहीं सेट हुआ। कर्पूरी जी ये थे, वो थे, महान थे। कर्पूरी जी का दर्शन क्या था, फिलॉसफी क्या था, इस पे बात हुई नहीं हुई। इंदिरा भवन में हम बैठे हुए हैं, इंदिरा जी या कर्पूरी जी में क्या कैसे बात करते थे, चाहे इंदिरा जी को कैसे संबोधन किया, इंदिरा जी को कैसे याद किया, इंदिरा जी को उन्होंने क्या, इंदिरा जी ने इन्हें क्या मदद पेशकश की, इसमें चर्चा हुई। सारे कांग्रेस के लीडर्स बैठे हुए, सब आप सब, ये कम से कम गूगल पे जाकर एक बार ढूंढ तो लेना चाहिए था कि इंदिरा भवन में प्रोग्राम है, तो कर्पूरी जी इंदिरा जी के बारे में कुछ बोले होंगे, और इंदिरा जी भी कुछ कही होंगे, तो कम से कम चर्चा, कांग्रेस का प्रोग्राम है तो ऐतिहासिक चर्चा इस पर हो जाए, ये भी जानना जरूरी था। उसके बाद भाई नेहरू जी पे कुछ बोले होंगे। मैं पूरे 2 वॉल्यूम मेरे पास किताब है, मैं पूरे खंगाल गया, उसमें नेहरू जी पे मिला एक दिलचस्प, मैं रिसर्चर हूं ना, खोजी आंख ऐसे रखता हूं कि कहां क्या दिख रहा है। तो नेहरू जी पे मिला मुझे खंड 1 443 444 पेज नंबर, ठीक है। और इंदिरा जी पे आज नेहरू जी चर्चा में है ना, सोमनाथ को पैसा नहीं दिए थे, नहीं, सोमनाथ लुटाया कैसे, इसका तो इतिहास बताओ सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के नेता। 10-20 वहां से चल के आया घोड़े पे बैठ के, अब मार लपड़ के ठीक किया, सब कब्जा कर लिया देश को। आक्रांता कितने आए थे अंग्रेज, मुस्लिम इन्वेडर कितने आए थे, इतने ही आएंगे ना। क्यों यहाँ लपड़िया के मार पीट के सब कब्जा कर लिया देश, इसका जवाब दो ना आरएसएस वालों। क्यों मोहम्मद गजनवी जब रेगिस्तान होते होते गुजरात पहुंचा था, राजस्थान होते हुए पंजाब नहीं गया था, तो उसके आधा से ज्यादा सैनिक तो वहीं मर गए, वो तो खुद मरने वाला था। इस पे हमारे लोग नहीं बात करते ना। जवाहरलाल नेहरू पे फंसा दिया तो ये लोग फंसे रहते हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज ये सब खोल रहे थे, यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, सरकारी संस्था खोल रहे थे, तुम तो खाली घंटा बजाने का काम कर रहे हो हमारे लोगों से, हैं?
हिंदू राजा और सरदारों के मदद से, हिंदू राजा और सरदारों के मदद से मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे हमला किया। ये इतिहास है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, गोलवलकर की किताब पढ़ लीजिए, बंच ऑफ थॉट पढ़िए, आरएसएस की किताबें पढ़ लीजिए, ऑर्गेनाइजर पढ़ लीजिए। वहां पर जब आक्रमण हुआ, ये तो हमारे प्रवक्ता सब लोग मिलकर इसे अटैक करना चाहिए था उसको, तो पुजारी जी क्या कर रहे थे? बोले राजा बाबू लड़ो मत, अभी शिव जी जो है ना इसे वो खंडित खंडित कर देंगे अपने आप। सारा सोना पंडित जी लोग दे दिया गजनवी को, खुद ही दे दिया। ये इतिहास बताना चाहिए कि नेहरू जी ने तो अंबेडकर को जो राजकीय समाजवाद का सपना था उसको पूरा कर रहे थे, और इंदिरा गांधी, अरे वीपी सिंह ने मंडल 2 दिया तो हमने मंडल 1 दिया, तो हमने मंडल 2 दिया। इस पर चर्चा होनी चाहिए खूब जम के, घर घर में बात पहुंचनी चाहिए। इनसे आरएसएस से, आप बीजेपी से पूछो, हे हमारे प्रिय पिछड़े प्रधानमंत्री, हे हमारे दलित लॉ मिनिस्टर, हे आदिवासी महामहिम, ये पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन वगैरह बनाया है क्या? एक पब्लिक सेक्टर खोला है क्या? कर्पूरी जी को भारत रत्न दिए हैं ना, आप वापस ले लीजिए। ये लोग तो ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया है कि तो मैं कहता हूं बाबा साहब का ही भारत रत्न वापस ले लो। कर्पूरी जी के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय 1000 करोड़ का एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाओ, ये मांग होनी चाहिए, है? तो हमारे लोग भी जो ना खाली मूर्ति में, अब पुरस्कार में विचार ढूंढते हैं, खाली मूर्ति में। बाबा साहब की इतनी बड़ी मूर्ति हो गई, ओ खुश है पूरा, उसी मूर्ति के नीचे विचार दफना देता है, उसी मूर्ति के नीचे भारत रत्न में ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पुरस्कारों के बियॉन्ड होते हैं। बाबा साहब क्या भी अपने जीवन काल में भी इंटरनेशनल मीडिया में छपते रहते थे, दुनिया भर में। उनकी हर काम, गांधी का हर काम, बकरी को पत्ता खिलाते थे वो भी न्यूज बनता था। तो हमारे लोग में ये डिमांड नहीं है। क्या डिमांड है? और आपकी गुलामी और हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण यही मैं समझता हूं कि सबको चुनाव लड़ने का चस्का है। सही कह रहा हूं? अभी यहां बोल दूं कि मुझे अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में, बिहार है चुनाव, उत्तर प्रदेश में होना है, और हमको 30 विधायक का टिकट बांटना है, और जितने लोग बैठे हैं उनको 100-100 करोड़ का बिजनेस देना है। आप क्या चुनोगे? ना, कहने की बात है। ये सब टिकट मांगेगा पहले 90%, समझ गए? एक पंडित जी से मैं पूछे, एक हम दलित या पिछड़ा से पूछे कि आपको प्रोफेसर बनाते हैं और एक टिकट देते हैं विधानसभा का, आप क्या लोगे? तो पंडित जी प्रोफेसरशिप लेंगे और हमारा आदमी टिकट लेगा। उसको टिकट के आगे भी एक दुनिया है, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? टिकट के आगे भी सब, कितना लोग चुनाव लड़ लेगा? 543 ही ना लोकसभा में है, 425 कितना है उत्तर प्रदेश में? 403, 400, बिहार में 243। इतने ही लोग लड़ सकता है ना चुनाव। लेकिन नौकरी तो लाखों लाख लोग कर सकता है। हम 40 साल नौकरी करेंगे, हम 25 साल में नौकरी में लग गए थे, और नौकरी जब खत्म हो जाएगी तो 2 लाख पेंशन भी मिलेगा। ये नहीं दिख रहा है। सबको नेता बनना है, कीटाणु काटा हुआ है। मैं जानता हूं ना, जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज को, उसके साइकिक को जानता हूं। सब जात जात का बनाया हुआ है कि इसके प्रधान है, इसके प्रधान है। हम तो कह रहे हैं कि पूरा शेड्यूल कास्ट भी मिल जाए ना, तब भी 10 MP नहीं जितवा सकता। कौन दुनिया में है? जात में जात, जात में जात, उपजात। कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं, थोड़ा सा माथा पे बल दीजिए। 1% पॉपुलेशन का आदमी आजीवन बिहार का टॉप लीडर रहा, लोगों ने लीडर माना,
और आप सब जातीय संगठन बना के हमारे जात का एक संगठन है, हम प्रधान है, मुझे टिकट दो। कितना टिकट अवेलेबल है? ये होना चाहिए कि भाई हमारे जमात में सबसे बढ़िया कौन आदमी है जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, उसी के पीछे सब खड़ा हो। जात को ढूंढोगे तो रतन लाल को कैसे नेता मानोगे? हम आपके जात का नहीं है, मेरा जन्म दलित समुदाय में हुआ है ना? नहीं मानोगे तो जाओ, जहां मिल रहा है वहां जाओ, मुझे मत मानो। भाई रोस्टर की लड़ाई हम लोग लड़े ना, यहाँ अनिल जी बैठे हुए हैं, गौतम, मुझे क्या जरूरत थी? मैं तो ऑलरेडी प्रोफेसर था, मेरे 2.5 लाख रुपए तनख्वाह तो थी ना जी। अभी 3.5 लाख है। अब किडनैप मत करना, ऐसे पैसा बचता नहीं, सब खर्चा कर देता हूं, बासी पैसा नहीं रखता मैं। तो रोस्टर का आंदोलन जो लड़े, किस लिए लड़े थे? इसमें आप लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं, किसी ने कभी चाय नहीं पिलाया होगा, कभी थैंक यू नहीं बोला होगा, क्योंकि आपको बेटे को प्रोफेसर बनाने में दिलचस्पी नहीं, आपको कीटाणु काटा है खाली चुनाव लड़ने का। जेब से हमारे लाखों रुपए खर्च हुए। आपको याद होगा कई बार फ्लाइट से पटना गया, कहां गया कि भाई आने वाले हमारे बच्चे, दलित पिछड़े बच्चा अभी नहीं लड़ा तो कभी जिंदगी में वो प्रोफेसर भी ना बन पाएंगे। लेकिन इस समाज में किसी को थैंक यू कहने की आदत नहीं। आप कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का भाषण पढ़ा है आपने? दिलचस्प है भाषण, और मैं ढूंढ के निकाल कर लाया हूं। और उसी साल का भाषण है कि जिस साल में इंदिरा गांधी ने तमाम चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था, और चिट्ठी भी लेकर आया हूं। 2 अगस्त 1973 की चिट्ठी है इंदिरा जी की, और 23 अगस्त 1973 का भाषण है कर्पूरी जी का, बिहार विधानसभा में। कर्पूरी का संसदीय जीवन खंड 2 पेज 177 से 186। अभी पूरी बात कहने का टाइम नहीं है, लेकिन नट शेल में बता देता हूं। थोड़ा सा तो बोलूंगा ना, समराइज करूंगा ना, वो टाइम अब बहुत हो गया ना। आप लोग भाषण बहुत दिए, हम 3 घंटा सुने हैं, 3.5 घंटा। इसमें 12 जगह का नाम ले रहे हैं जहां पे वायलेंस हुआ है, 12 जगह का। और कर्पूरी जी अपने जात के पीछे खड़े थे क्या? सबसे पहले खड़े थे वो दलित और आदिवासी के लिए खड़े थे वो। 12 जगह के मैंने लेके आया हूं पूरा। जो सबसे कमजोर तबका है उसके साथ वो खड़े थे। कैसे दलितों पे, आदिवासियों पे बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डकैती केस में फंसा है, पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है, सामंत, सब इसमें है, इस भाषण में। आप अपने जात के पीछे खड़े हैं। वो आदमी तो सबसे कमजोर के साथ खड़ा था, मजलूम के साथ खड़ा था। और आज मान लिया कि दलित आदिवासी पे एट्रोसिटीज होता है, आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। संवेदना है, ये सीखिए, पढ़िए। इसलिए पहला काम जाए किताब खरीदिए। हवा में भाषण नहीं होता है। किसी महान आदमी को अगर नमन करना है, आदर देना है, तो उनको विचारों को पढ़ा जाए। लेकिन आप लोग रिसर्च पे भी पैसा नहीं खर्चा करते। ये समाज की दुर्दशा ये है। अभी बोलेंगे टिकट दिलवा रहे हैं, चलो तो 2 करोड़ रुपया ले आओगे जमीन बेच के। अब बोलेंगे 5 लाख रुपया फंड इकट्ठा करो, कर्पूरी जी पे कुछ रिसर्च करना है तो 1 रुपया नहीं दोगे। ये भी मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं मैं। हमारा समाज तारीफ बहुत करता है, अरे रतन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बोले। तो बढ़िया बोलने में खर्चा नहीं है। बढ़िया बोलने में ये पढ़ाई लिखाई का, इंटरनेट का, बिजली का, एसी का खर्चा फ्री का है। 40 साल की पूरी तपस्या है ना, 35 साल की। तो ये लोग समझता है कि सोचने में कोई पैसा लगता है, हैं? नहीं तो आप नहीं दे रहे हैं ना, टैक्स पेयर का सैलरी मिल रहा है। आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बताइए, आपका क्या योगदान है? सोचे भाई, सबसे ज्यादा पैसा सोचने में लगता है, आपको नहीं पता है। सालों साल लगते हैं तो एक विचार, एक आइडिया आता है। भाई दुनिया का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स को ढूंढने में कई साल लग गए। जाति का विनाश एक लाइन ढूंढने में बाबा साहब को कितनी पढ़ाई करनी पड़ी।
और ऐड नहीं देखते हैं, जरा सा रिन वॉशिंग पाउडर निरमा, ये ऐड बनाने वाला कितना सोचता है, कितना सोचता है तो एक लाइन बनाता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मोहब्बत की दुकान, एक लाइन सोचने के लिए सालों साल लगते हैं। तो सालों साल आदमी खाना खाता है कि नहीं? तो उसका खर्चा नहीं है। इस समाज की विडंबना यह है कि ये समाज, मैं तो क्लास लगा देता हूं, इसीलिए मेरे से लोग थोड़ा चिढ़ते भी है, मैंने मत बुलाओ मुझे, जो सही बात है बोलूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक चीज होता है, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये समाज ढेला नहीं खर्चा करता है, इसका आलतू फालतू कार खरीदने में खर्चा करेगा। अब बच्चा को ये ड्रीम नहीं दिखाता है कि मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़े, कैम्ब्रिज में जाके पढ़े। वैचारिक लड़ाई विचारों से आती है और विचारों का सृजन विश्वविद्यालयों में होता है, लेकिन वो हमारे एजेंडे पे नहीं है। एक अखबार में रेफरेंस खाली पढ़ देता हूं क्योंकि अब मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, नहीं हम भी थक गए ना। एक अखबार का रेफरेंस कर्पूरी जी अपने भाषण में दे रहे हैं, जरा दिलचस्प है। हाँ, नहीं सुनिए, एक अखबार का एक आर्टिकल का जिक्र है। अब ये सब ढूंढने में टाइम लगा ना, पैसा लगा कि नहीं लगा है? लेकिन इसके लिए खाली हमारा दलित पिछड़ा समाज तारीफ करेगा, अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोले। खर्चा कौन करेगा? 1 रुपया नहीं करता। गौतम साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, कितने साल से हम लोग कह रहे हैं भाई लाइब्रेरी बनाया जाए, कंप्यूटर एक असिस्टेंट दिया जाए, ये दिया जाए, 1 रुपया नहीं आता है। भाई साहब अभी किताब दिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक किताब लिखने में कितना टाइम लगता है जरा सोचिए। तो एक जिक्र करते हैं कि भाई जो दलितों पे, अल्पसंख्यक पर और पिछड़ों पर, आदिवासियों पे जो हमला हो रहा है उसका 4 कारण वो बता रहे हैं। आर्थिक कारण है, ठीक है, उसके बाद सामाजिक गैर बराबरी है, उसके बाद प्रशासनिक कारण है, उसके बाद सांस्कृतिक कारण है। 4 कारण बताए हैं और उसके निदान भी बताए हैं। 4 कारण में कह रहे हैं अकाल, भुखमरी है, गरीबी है। तो गरीब आदमी लड़ेगा कैसे? लड़ने के लिए तो मिडिल क्लास लोग चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास जो बना था वो भी बर्बाद कर रहे हैं। तो सामाजिक कारण में जब आते हैं तो बड़ा दिलचस्प, एक उस समय आर्यावर्त अखबार है जिसमें संस्कार का महत्व शीर्षक से एक लेख छपा था, ठीक है साहब। और लेख लिखने वाले जो व्यक्ति थे, 12 अगस्त को आर्यावर्त में आया था, उनका नाम था श्री सीताराम झा श्याम। क्या नाम था? टाइटल श्याम था, सीताराम झा कोट अनकोट श्याम। वो आर्यावर्त में लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही संस्कारी पंडित हैं और कुछ संस्कार विहीन लोग हैं। उपनयन संस्कार विहीन लोगों के लिए नहीं है, जनेऊ पहनना नहीं है आपके लिए। जनेऊ के लिए यादव लोग बहुत आंदोलन किया था, मोकामा में 80 लोग मारे गए थे 1920 में। हमने जनेऊ छोड़ो, वही कह रहा है कि नहीं है। किसी जात के लिए जो संस्कार है वो दूसरे जात के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण के लिए संस्कार है वो आप लोग के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग को भी जो ना क्षत्रिय बनने का कीटाणु ज्यादा काटता है, ब्राह्मण बनने का नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत, है ना। झूठ को भी साबित करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कह रहे कि आगे कहते हैं कि संस्कार विहीन लोग जिनको उपनयन नहीं कराना है या गायत्री का संस्कार कराना नहीं है, ऐसे संस्कार विहीन लोग पढ़ लिख रहे हैं, विद्यालय और विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। वर्तमान काल में संस्कार विहीनों के लिए विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश के कारण शिक्षा और ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। आर्यावर्त का लेख है, कर्पूरी जी ने अपने भाषण में 73 में कहा है विधानसभा में कि शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता जा रहा है कि संस्कार विहीनों को विद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की छूट मिल गई है। ऐसे कह रहे हैं कर्पूरी जी कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाना चाहिए। मुकदमा, प्रशासनिक कारण, बाबा साहब
30 में लिख रहे थे, उसमें लिख रहे थे कि जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस से लेकर मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होते हैं ना। बोले भ्रष्ट हो तो कोई बात नहीं है, कोई भी पक्ष खरीद सकता है, लेकिन भ्रष्ट होने के साथ साथ वो पक्षपाती होते हैं, और जब भी उनको न्याय करने का मौका आता है वो अपने जात वालों का पक्ष लेते हैं। यहां कह रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर कैसे होता है कि हमारा प्रशासन हरिजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। इन लोगों की जनसंख्या सैकड़ों में 85 है, मगर प्रशासन में इनका प्रतिनिधित्व सैकड़े में 5, 7 या 8 है, से ज्यादा नहीं है। 5 से 8%, 80%, 85% लोगों का पॉपुलेशन। इसके अलावा प्रशासन में जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं उनमें इनकी संख्या नगण्य है। मैं अनुभव से जानता हूं कि हरिजन या पिछड़े वर्ग के कोई आदमी यदि कहीं पदस्थापित हो और विधानसभा में उसको लेकर कोई प्रश्न पूछे तो तुरंत उसकी बदली हो जाती है, तुरंत। और दूसरी तरफ ऊंची जात के लोग हैं, अभियोग पर अभियोग है, सैकड़ों अभियोग हैं, जांच के लिए हम लोग चिल्लाते हैं, माननीय सदस्य चिल्लाते हैं, लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से सबल हैं, सामाजिक दृष्टि से सबल हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सोच लो, अकेले अकेले जात जात का पार्टी बना के लड़ पाओगे इनसे कि जमात की पार्टी बनाओगे, है ना? ना उसमें दलित भाई हमको भी जोड़ लो, सबसे ज्यादा अत्याचार मेरे ऊपर ही होता है, और कई बार तो आप भी अत्याचार कर देते हैं, है ना? जितना इसमें एविडेंस दिए हैं कर्पूरी जी, बेलछी में भी पिछड़े वर्ग के लोग ही थे, और यहाँ पूर्णिया से लेकर मुजफ्फरपुर, चंपारणपुर, शाहाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा सबका रेफरेंस दिए। तो विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। साथ उठ के बैठ के खाना खाइए, काबिल बच्चा हो, पैसा की कमी हो तो चंदा मार के उसको लंदन जर्मनी पढ़ाइए। दलितों पे अत्याचार हो, महिलाओं पर हो, आदिवासियों पे हो, लाठी लेकर उसके पक्ष में खड़े होइए, तब हरा पाएंगे। मैं इतिहास का छात्र हूं, 28 साल पढ़ा चुका हूं, हमारे सीनियर सूरज जी बैठे हुए इधर। तो इनसे लड़ना आसान नहीं है। सारे ज्ञान और सत्ता और स्रोत के सारे केंद्रों पर उनका कब्जा है। आपके पक्ष में एक चीज है, वह संख्या, वो भी बटा हुआ है। जितने जात का नाम लिए जाके देखिए बिहार में, अच्छा कहीं भी हिंदू बने लुकियारी भाग रहा है। अरे आरएसएस ने तो ब्राह्मणों को भी दंगाई बना दिया। अब भाई बहराइच में हो गया था, लड़का झंडा फहराने गोली खा गया। हम तो आजकल ब्राह्मण सबको ज्यादा समझा रहे हैं कि जब इंडियन रिपब्लिक और संविधान था तो आप ज्यादा मजे कर रहे थे। नेहरू इंदिरा जी ने सब फ्री का शिक्षा दिया, नौकरी दी, पेंशन दिया। अब पेंशन भी लाख उठा रहे हो, भी मजे ले रहे हो। और जब हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु काटा तो अटल जी ने आया, पहले क्या किया, नौकरी छीनो, शिक्षा महंगा करो, पेंशन खत्म करो। मजा आ रहा है, आओ हिंदू राष्ट्र में तुम्हारा भी स्वागत है। भाई हम तो मजदूर आदमी थे, कर लेंगे कुछ ना कुछ, नहीं तो इंद्रजीत जी के यहाँ फैक्ट्री में जाए काम कर लेंगे और का। चल, अरे मतलब कहने का मतलब है पंजाब में खेत में चल चलेंगे। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण ने वो हाल कर दिया है कि पंडित जी अब सुलभ इंटरनेशनल में भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। सोचिए, समझिए। और मेरा क्लास लगाना जरूरी है। जात की सभा बनाइए। अंबेडकर भी पहले महाड़ों की सभा में गए थे बोले, लेकिन वो जात से जमात की ओर, किसी एक जात के लिए, इंटरेस्ट के लिए वो लड़ाई नहीं लड़े। वो पूरा डिप्रेस क्लासेस, अनटचेबल्स पहले, क्योंकि अनटचेबल ही सबसे ज्यादा सताया गया था। आपके पास तो जमीन था, खेत था, सब्जी उगा रहे थे, भैंस था, लाठी था, ये दूध था पीने के लिए। और दलितों के पास क्या था? कुछ नहीं था। तो सबसे कमजोर तबका वो था, और दलितों ने पे बैक किया है ना। ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई में दलित की कम भूमिका नहीं है, ज्यादा भूमिका है। आप एनालिसिस करो, भले आप सड़क पर नहीं निकलते होगे, दलित लोग ज्यादा निकल जाता है।
सोचो एक बार। तो कर्पूरी जी को अगली बार प्रोग्राम में आऊंगा तो जवाहर जी और इंदिरा जी के बारे में जो सब चर्चा हुई थी कर्पूरी जी में वो करूंगा। आज के लिए काफी है, एक क्लास फिर भी हो ही गया है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू।